नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन कपास में बोलवर्म, पुड़िया का गलन और वर्तमान में फसलों का प्रबंधन इस विषय पर अपन चर्चा करने वाले हैं। इस वर्ष की हमारी सिफारिशें और उनका निहितार्थ। सिफारिश जो हमने सिफारिशें की है उसके अपने को उचित फल कैसा मिला, उसके रिजल्ट कैसे मिले, इसके ऊपर अपन कुछ चर्चा देखने वाले हैं। बारिश में कमी का साल है। हमने जो बताया था काश्तकारों को, किसानों को कि इस साल बारिश कम होने वाली है, उसके लिए क्या करना चाहिए। ढलान पर क्षितिज रूप से बुआई करना जरूरी है। जैसी खेत की ढलान होती है उस टाइप से बुआई करना है। बीबीएफ पद्धति से बुआई करो। हमने ये बीबीएफ पद्धति जो है ये सोयाबीन के अंदर बहुत इसके ऊपर कार्यक्रम लेके ये करके काश्तकारों को बताया कि हमने बीबीएफ पद्धति से आप सोई करो, ताकि आपको ज्यादा पानी भी हो गया तो भी निकल जाएगा, कम पानी हो गया बाजू के शरीर में पानी आएगा, उससे आपकी फसल को वो इसकी नमी मिलेगी। कपास में सघन रोग का विधि। कपास के अंदर नजदीक आना है, कम जगह पे ज्यादा पौधे लगने चाहिए। इसका तूर में ट्राइकोडर्मा का ड्रेंचिंग, तूर के अंदर आपको ट्राइकोडर्मा का ड्रेंचिंग ये भी हमने सिफारिश की हुई थी, और उसी के कारण बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स ने आपको तुअर के बैग के साथ एक 10 ग्राम का ट्राइकोडर्मा का पाउच दिया था। मालूम था कि तुअर में क्या प्रॉब्लम आने वाला है, उसको ट्राइकोडर्मा ही बचा सकता है। फसल की विशेषताओं के अनुसार पंक्तियों में अंतर और बीजों की मात्रा प्रति एकड़। फसल की विशेषता, वो फसल कैसी है। सोयाबीन में कुछ किस्में ऐसी है कि वो सीधी खड़ी चलती है, उसको ब्रांचिंग कम होता है। उसका दोनों पंक्तियों का अंतर कितना रखना चाहिए। और जो वैरायटी ऐसी है, कुछ किस्में ऐसी है कि उसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होता है, उसका फैलाव ज्यादा होता है, उसके अंदर 2 पंक्तियों का अंतर ज्यादा रखना चाहिए। और उसी हिसाब से प्रति एकड़ की मात्रा भी हमने आपको बताई थी कि कौन से इसमें कितनी एकड़ प्रति एकड़ बीज जाना चाहिए। और बूस्टर रिसर्च के सोयाबीन की किस्में कौन सी आने वाली है और कैसी है, 3 किस्में दी हुई है। वो तीनों किस्मों का हमने लोगों को सिफारिश की थी कि ये किस्में हम देने वाले हैं, आप इसे लगाइए। सोयाबीन में बीजोपचार और खरपतवार के रेज का छिड़काव। इस साल सोयाबीन के अंदर हमने क्या किया है, पहले अपन रियांस और थायरम बोलते थे, पहले थायरम लगाओ बाद में रियांस लगाओ। इस साल अपन ने उसके अंदर राइजर का प्रबंधन किया है, राइजर लगाने को बोला है। 1 एकड़ 1 बैग के लिए 1 किलो के लिए 4 ml रियांस, 1 बैग के अंदर पूरा उस 30 ग्राम का सायरम का पुड़ी और 4 ml तुम्हारा राइजर, ये अपन ने बीज के साथ में बीज को उसका पूरा बीजोपचार करने को बताया था। और खरपतवार नाश के साथ में रेज का छिड़काव दिया था। क्यों दिया था कि बीजोपचार करने के बाद में आपको 10 से 12 दिन 15 दिन तक खोड़ली और चक्री भुंगा का प्रादुर्भाव आपको कम दिखने लगता है। और उसके बाद में जब खरपतवार नाशक में रेज डालते हैं तो उसको उससे और कम होता है। जीवाणु का ड्रेंचिंग, जीवाणु का ड्रेंचिंग भी बताया था। जीवाणु में ड्रेंचिंग जो होता है वो ट्राइकोडर्मा का है, उसके बाद में एनपीके बूस्ट डीएक्स का है, केलिप डीएक्स का है और पी बूस्ट डीएक्स का है। इससे क्या होता है, यदि आप जीवाणु का जितना ज्यादा अच्छे से वापर करोगे उतनी आपकी फसल के लिए अच्छा खासा उसका परिणाम दिखना चालू हो जाएगा। अमावस्या के बाद का छिड़काव, ये भी हमने काश्तकारों को, उससे किसान भाइयों को बताया था कि अमावस्या के बाद का जो छिड़काव होता है वो बहुत बड़ा पैमाने अच्छा लगता है कि वो छिड़काव उस टाइम पे होना चाहिए। कुछ काश्तकार क्या बोलते हैं, साहब हम पहले दिन कर रहे थे, नहीं, अमावस्या के बाद में तीसरे या चौथे दिन वो छिड़काव होना जरूरी है। हमारी अनुशंसा और उनके लाभ की इसी जांच पड़ताल कर देखे। हमारी अनुशंसा है और उनके लाभ इसकी जांच और पड़ताल कर देखे। हमने जो माल देते हैं, आपको बीज देते हैं, उसकी जो
बीच का जो ये काम करते हैं कि भाई उसका जर्मिनेशन कैसा आ रहा है, उसका जीओटी कैसा आ रहा है, ये सब देखने के बाद में, उसकी पड़ताल करने के बाद भी बीज हम बाजार में देते हैं। उसके बाद में क्या है, यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो तुरंत पानी देना चाहिए, ये भी बता दिया था। हल्की निराई गुड़ाई करनी रहनी चाहिए। हल्की निराई और गुड़ाई क्यों करनी चाहिए? यदि अपन जब निराई और गुड़ाई करते हैं तो मट्टी नीचे ऊपर होती है, उससे भी फसल को आराम मिलता है। आवश्यकता अनुसार यदि फसल की बढ़ोतरी नहीं है, फसल रुकी हुई दिख रही है, बढ़ोतरी नहीं है, तो आपको क्या करना है, रिफ्रेश प्लस परिस 19 का स्प्रेइंग करना है, छिड़काव करना है। सिंचाई वर्षा से पहले प्लानोफिक्स का छिड़काव करें। यदि आज के कंडीशन में बारिश नहीं है, कहीं कपास की पुड़िया गिरना चालू हो गई, फूल गिरना चालू हो गए, यदि आपकी सिंचाई करना है आपको, या तो बारिश आने वाली है, तो उसके पहले आपको प्लानोफिक्स का छिड़काव करना जरूरी है, ताकि आपकी जो गलन होने वाली है पुड़ियों की, वो उसको कम करे। तनावपूर्ण स्थिति में संयोग टॉनिक का प्रयोग से बचे। अभी क्या हो रहा है, जिब्रेलिक एसिड और पैक्लोबिट्राजोल, ये जो दो संयोग ऐसे है, इसके अंदर कंपनियां अपना अपना बिजनेस धंधा कर ले रही है, उसकी पूरी मालूमात नहीं है। आपको बहुत सारे फूल चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो ये मारिए। इसका संयोग का उपयोग अपने जो खरीफ के अंदर जो अपन फसलें लेते हैं, कपास है, तुअर है, अरहर है और सोयाबीन है, इसके अंदर ये दोनों संयोग का उपयोग न कीजिए। अनावश्यक खर्चे से बचना चाहिए। अनावश्यक खर्चे बोले तो क्या है, यदि मेरा काम 2 रुपए में हो रहा है, वो एक कीटनाशक से हो रहा है, 2 रुपए के कीटनाशक से हो रहा है, तो मैं 4 रुपए वाला क्यों लूं? यदि 2 रुपए वाला भी आपको 8 दिन टिकता है, तो 4 रुपए वाला भी 8 दिन टिकता है, तो बेमतलब आप खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो? खुद का खर्चा ना बढ़ाना, खर्चों में बचत करें। और सबसे अच्छी बात जो है कि अच्छी किस्म की दवाई वापरें, फसलों को जीवित रखने का प्रयास रखें। हम आपको बताएंगे कि उत्पादन कैसे। यदि आप फसल को जीवित रखते हैं तो आपको ये उत्पादन कैसा लेना चाहिए, ये आपको हम जैसे जैसे हमारे लाइव आएंगे उसमें आप बताया जाएगा आपको। यदि सिर्फ आप उसको जीवित रखना आपका काम है, एक तो सिंचाई करो, नमी होना चाहिए, या तो आपको जो छिड़काव करना है, कई तो जगह मैं ऐसा बोलूंगा कि ऐसा छिड़काव करिए, पानी का छिड़काव करिए, ताकि ऊपर का जो जमीन का हिस्सा है उसमें भी नमी आ जाए, ताकि आपकी फसल जिंदी रहे। अभी आज के परिस्थिति में सोयाबीन, वर्तमान परिस्थिति में सोयाबीन कैसा है, ये बूस्टर 335 बेड पे लगाया हुआ है, बूस्टर 88 है और बूस्टर 77 ये आज की कंडीशन है। आज के कंडीशन में बूस्टर के तीनों वेराइटीज में बताई गई है, ये कैसी है। येलो मोज़ेक का प्रभाव ज्यादा हो गया है इस साल। ये बारिश का प्रकोप होने के कारण बहुत सारे कई जगह कीड़ों का प्रकोप ज्यादा हो रहा है, कोई कीड़ ज्यादा हो रही, कोई कीड़ कम हो गई, कई जगह पे रोगों का प्रकोप ज्यादा हो रहा है, और कई जगह पे सूक्ष्म अन्न द्रव्य का उछल भी नहीं हो रहा है। तो इसमें एक येलो मोज़ेक सोयाबीन के अंदर बहुत सारे पैमाने पे दिखाई पड़ रहा है। इसको आपको कंट्रोल में रखना है। तो जैसा सोयाबीन आपका 30 या 35 दिन का होता है, उस टाइम से आप सफेद मक्खी को नियंत्रण में रखें। उस टाइप से आप सफेद मक्खी के लिए दवाई मारना चालू कर दीजिए, ताकि इसका प्रकोप आपको कम दिखाई पड़ेगा। ये हरा मोज़ेक और लीफ रिंकल वायरस, ये लीफ रिंकल वायरस और इसको हरा मोज़ेक भी बोला जाता है। ये वायरस भी है, और कई जगह पे जो सूक्ष्म अन्न द्रव्य है, दुय्यम अन्न द्रव्य है, बोरॉन, इसकी कमी भी होने के कारण ये आपको पत्ते ऐसे दिखाई पड़ते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोरॉन का प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि पौधे संक्रमित पेड़ों को उखाड़ के जमा कर ले और बाहर उसको फेंक दो, फेंकने के बाद उसको आप
उसके ऊपर मिट्टी डाले, उसको खुला ना छोड़े। यदि खुला छोड़ेंगे तो और उस पर जो कोई भी मक्खी होगी या होगी सफेद मक्खी, वो आएगी प्लॉट में और अपने को वायरस को और बढ़ावा देगी। तो उसके बाद में क्या होगा, सोयाबीन में पानी का तनाव आ रहा है। आज भी वही कंडीशन है, कई कई जगह तो बहुत बेकार कंडीशन आ गई है, पौधे सूखना चालू हो गए। पर जहाँ पे लोगों ने, हमने जहाँ बोला है कि निराई गुड़ाई करो, यहाँ पे कल्टीवेशन करिए। यदि निराई गुड़ाई करते हैं तो फसल में थोड़ा सा अच्छा खासा बदलाव आ सकता है। वो बदलाव आने के वजह से फसल आपकी करीब करीब 5-6 दिन तक अच्छी रह सकती है। इसलिए निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। अब सोयाबीन के अंदर मुख्य कीट कौन सी आती है? पहले ऊंटली आती है, सबसे पहले तो सफेद मक्खी है, उसके पहले खोड़ कीट आती है, खोड़ इल्ली आती है, उसके बाद में चक्री भुंगा आता है, उसके बाद में सफेद मक्खी है, बाद में ऊंटली है, ऐसी ऐसी चलने वाली, उसके बाद में फलियां कुतरने वाली अली है और ये लक्षणी अली है। ये प्रमुख कीट सोयाबीन के अंदर आती है। और इस साल ये जो अपना बारिश का जो प्रकोप है, जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसके कारण इस साल कुछ जगह पे हमें सोयाबीन के ऊपर पीला मावा ये भी दिखाई पड़ा। तो ये कभी नहीं दिखाई पड़ा, पर आज दिखाई पड़ रहा है। तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए, ये आपको बता देते हैं। यदि ये चारों वजह है तो ईमान 10 ग्राम और पांडा सुपर 30 मिली या पटियाला पैक 40 मिली अधिक प्लस 20-40 या तो प्रोफिको 20 मिली प्लस 13-0-45। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो ईमान या पांडा सुपर लीजिए, नहीं तो पटियाला पैक एक अलग लेने के बाद में उसमें 20 या प्रोफिको और 13-0-45। इसमें आपको क्या किया हुआ है, ईमान पांडा सुपर के साथ में 30 प्रोफिको भी ले सकते हैं आप। 13-0-45 ये तनाव दूर करने के लिए आपको इसमें डालना है। और यदि आप प्रोफिको लेते हैं तो आपको फसल में अच्छा खासा बदलाव मिलेगा और फसल आपके 8 से 10 दिन तक अच्छी खासी रुकी हुई अच्छी मिलेगी। उसके बाद में यदि फूल चालू हो गए होंगे तो आपको बोरॉन देना है। फूलों की स्थिति में बोरॉन 20 ग्राम। और यदि कई जगह दाना, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऐसी स्थिति होगी, दाना भरना वहां पे चालू हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको भरारी 7 ml लेना चाहिए। दाना भरने का चालू हो गया तो भरारी लो, फूलों के इसमें आपको बोरॉन लेना जरूरी है। उसके बाद में सोयाबीन के ऊपर ये एक तांबेरा बोलते, रस बोलते, फलियों पे दाग आए हुए और तांबेरा भी आता है। फलियों के ऊपर जो दाग आते हैं, इसके ऊपर यदि आप हाथ घुमाओगे तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको खड्डा मालूम पड़ेगा। ये करपे के दाग होते हैं। इसके लिए आपको 20-40 ग्राम या तो प्रोफिको 15 मिली या तो सुखई 30 मिली, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया लिखने में, फफूंदी नाशक का उपयोग आपको करना जरूरी है। जहाँ पे खरपतवार लाभ लिखा हुआ है वहां पे फफूंदी नाशक का उपयोग कीजिए। उसके अंदर 20-40 ग्राम या प्रोफिको 15 मिली या सुखई 30 ml, ये तीनों में से कुछ भी लीजिए। इसका आपका ये जो हुआ है ये कम नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये यदि फली के ऊपर ये जो दाग पड़ा हुआ है तो ये बढ़ेगा नहीं, इतनी फली आपकी बचेगी। पत्ती के ऊपर जो हरापन है यदि मारोगे तो उतना बच जाएगा, बाकी का जो है वो वैसे ही रहेगा। जो अफेक्टेड हुआ है वो दुरुस्त हो नहीं सकता, वो उसके दाग जा नहीं सकते, पर जहां पे उसको फैलाव होना है वो फैलाव उसका रुक जाएगा। उसके बाद में आकस्मिक बात, ये अभी सबसे ज्यादा इसका आपको प्रॉब्लम चालू हो गया है। आज भी हमारे साथ पास में कुछ बहुत सारे फोटोग्राफ्स आ गए। काश्तकारों की मनस्थिति जो है, किसान भाइयों की हमारे, वो थोड़ी सी ढल गई है। वो ढलने का कारण ये है कि बारिश नहीं है और तो क्रॉप तो खड़ा दिख रहा है।
पौधे ये मर रहे। अब ये पौधे मरने का कारण ये भी है कि एक तो नमी कम हो गई और उसके ऊपर जो जमीन के जो रोग है उसका प्रकोप हो गया और वहां पे मूली सड़ना चालू हो गया और ये पौधे सूखना चालू हो गए। पर इसका काम ऐसा है कि जहां पे हो गया वहीं पे हो गया, ये पूरे खेत में कभी पूरा होता नहीं। तो उसके लिए अभी तो प्रॉब्लम ऐसा है, कुछ मुझे कुछ काश्तकार के फोन आया, साहब आप दवाई तो बोलो। मैं बोला दवाई बोलने में मुझे कोई इतराज नहीं है, पर आप इसका स्प्रे ड्रेन स्प्रे होना चाहिए। ड्रेन स्प्रे बोले तो क्या है, वो सोयाबीन के झाड़ से नीचे तक उतरना चाहिए, तो ही इसका कंट्रोल आपको मिल सकता है, दूसरा कंट्रोल नहीं मिल सकता है। अब आरआर, ये आपको मैंने सोयाबीन का बताया हुआ है। सोयाबीन के अंदर यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 8888167788, इसके ऊपर आप फोन कीजिए। आपको आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसका आपको सलाह हमारे पास से मिल जाएगी। और सोयाबीन के लिए आज के कंडीशन में जहाँ बारिश नहीं है वहां पे हमने जो आपको उपाय बताए गए ये उपाय कीजिए। आप 8 से 10 दिन तक फसल को है वो कंडीशन में रख सकते हैं, वो फसल डैमेज नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा बहुत उत्पादन के अंदर कमी आ सकती है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। और उसके बाद में आपको जो कुछ भी उसके ऊपर फफूंदीनाशक है, कीटनाशक है या तो कोई संजीवक है ये मारना है तो एक बार बारिश आने के बाद ही उसके प्रयोग करें, उसके पहले ना करें तो अच्छा है। बाद में आरआर में क्या हुआ है, कई जगह आरआर खूब बहुत अच्छी है और जहां पे आरआर को हमने हमारे बूस्टर के बीज के साथ में हमने हर पैकेट के साथ में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा दिया, वो आपको उसको लगाने लगा है भाई, बाकी कोई कंपनी ने दिया नहीं है। और हमने उसके साथ में राइजर लगाया, जहां पे आरआर को ट्राइको बूस्ट डीएक्स लगाया गया है और राइजर लगाया है, वहां की आरआर अभी भी अच्छी है। यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, चालू होगा या आगे आना नहीं चाहिए तो आप ट्राइको बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम प्रति एकड़ के लिए आप जमीन से उसमें छोड़ सकते हैं, या तो बारीक गोबर खाद में मिला के आप डाल सकते हो। सबसे अच्छा रहेगा कि आप उसका पानी करिए और एकड़ के अंदर 200 लीटर पानी लगेगा, 200 लीटर में 500 ग्राम ट्राइकोबूस्ट डीएक्स डालिए और आपको उसकी जड़ इतनी अच्छी बन गई और ग्रोथ चाहिए तो उसके साथ में राइजर 2 लीटर डालिए, ताकि आपकी आरआर बहुत अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगी। इसके बाद में हमने जो हमारा व्हाइट बोर्ड पैटर्न बताया था आरआर के अंदर व्हाइट बोर्ड पैटर्न में सबसे पहले बताया था कि 2 पंक्तियों का अंतर बराबर रखिए और 2 पौधों का अंतर सही ढंग से रखिए। ज्यादा पौधे हैं तो उसको निकाल लें, एक पहला बताया। दूसरे भाग में डीरे कुड़ाई ये भी बताई गई थी। ये व्हाइट बोर्ड पैटर्न से जहां पे डीरे कुड़ाई और 2 पंक्तियों का अंतर और 2 पौधों का अंतर जहां पे बराबर रखा है, वहां की तुअर आरआर आज भी बहुत अच्छी तरह से खड़ी है। उसके अंदर क्या बताया था, डीरे कुड़ाई में हमने 25 दिन में पहले डीरे कुड़ाई बताई थी। आप जैसे जैसे डीरे कुड़ोगे तो नीचे से आपको बहुत सारी ये ब्रांचेस आना चालू हो जाएगी। जितनी ज्यादा ब्रांचेस तुअर को रहेगी उतना आपको क्या होगा, उसके अंदर फली ज्यादा मिलेगी। बाद में दूसरी कुड़ाई हमने बताया कि डीरे कुड़ाई 50 दिन में, तीसरी 75 दिन में। अब कई कई जगह क्या हो गया, थोड़ी सी लेट हो गई, तो ये थोड़ा सा लेट भी हुआ तो भी चल जाता है, उसमें कोई घूमत नहीं है। आप थोड़ा सा 10 दिन आगे भी उसको खींच सकते हैं। तो ये आरआर में ड्रेंचिंग और डीरे कुड़ाई ये व्हाइट बोर्ड पैटर्न से जहाँ पे आरआर लगाई है वो आरआर की तरफ आज भी अच्छे हैं। आरआर में अभी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा आ रहा है, ये गए 3 साल से आना चालू हो गए। इसको हम स्टर्लिटी मोज़ेक बोलते हैं, बांझपन। ये स्टर्लिटी मोज़ेक आने से क्या होता है, ये पौधे आपको ऐसे एकदम कोले मालूम पड़ते हैं और जगह के बड़ी कर्ली हो जाते हैं, ये बताया गया है। इसके अंदर ना फूल लगते हैं, ना वो फूल आएगी तो उसको फली में जाते हैं। तो इसका जो आते कैसे, स्टर्लिटी मोज़ेक का प्रकोप कैसा होता है, ये माइट्स बोले तो मकड़ी,
से इसका फैलाव होता है। जैसा मोज़ेक का फैलाव सफेद मक्खी से होता है, तो ये स्टेरिलिटी मोज़ेक का जो है बांझपन जो है तुअर का, ये माइट से होता है। अब यदि ये पौधे आपको कम दिखाई पड़ रहे होंगे तो उसको उखाड़ के पकड़िए, उखाड़े और एक प्लास्टिक की बोरी में भरिए और बाहर उसको खेत के बाहर गड्ढों में डाल के उसको दबा दे। ये एक कम दिखते हैं तो, और नहीं तो आपको यदि नहीं ये उखाड़ना है तो आपको इसके ऊपर सबसे सस्ता और अच्छा सल्फा बूस्ट WDG वाटर डिस्पर्सेबल ग्रेन्युल सल्फर सल्फा बूस्ट पंप के लिए 30 ग्राम लेना है। उसके बाद में आपको ब्रांचिंग अच्छी चाहिए, टॉपअप 40 मिला चाहिए। और इसका आप पूरे पहले जो जहाँ पे ये पौधे दिखाई पड़ रहे हैं उसको पहले वहां पे मारिए, और उसका पूरा मारना होने के बाद में पूरे खेत में दोबारा मारे, ताकि वो संक्रमित जो पौधे हैं उसको दोबारा 2 बार जाएंगे तो उसका रिकवरी आपको ज्यादा मिलेगी। अब कपास के बारे में आपको बात करते हैं। आज के वर्तमान स्थिति में कपास कैसी है ये यहाँ पे बताई गई है। कुछ जगह में बहुत अच्छी कपास है और कई जगह उसकी उगड़ी मिल रही है। तो इस प्रकार से आज कपास की परिस्थिति खेतों में है। अभी ये कपास में पुड़ियों का झड़ना, इसके ये जो चालू हुआ है, ये जो वाटर ट्रेस बैठा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है और जहाँ पे कपास ज्यादा डेंस हो गया है वहां पे इसका पुड़ियों का झड़ना ज्यादा पैमाने पे चालू है। अब इसीलिए क्या करना चाहिए? पुड़ियों का झड़ने के कारण जो बता रहा हूं, पानी का तनाव से भी झड़ रहे हैं। बाद में उसके लिए आपको क्या करना है? सिंचाई करने। यदि आपके पास में सिंचाई होगी तो आप 2 पंक्तियों के बीच में सिंचाई कर रहे थे, एक पंक्तियां छोड़ के बाजू के पंक्ति में एक पंक्ति छोड़ के आप सिंचाई करो, हल्की सी सिंचाई करो, तो आपका पुड़ियों का झड़ना कम हो सकता है। उसके बावजूद यदि आपका सिंचाई हो गई तो आपको क्या करना है? पौधे के अंदर ताकत लानी है। तो क्या करना है? रिब्रे 400 मिली परिसेकुना 100 ग्राम का स्प्रेइंग करें और हल्की निराई गुड़ाई करें। सिंचाई या वर्षा के कारण आने वाला तनाव, पुड़ियों का झड़ना कैसा होता है? पानी का तनाव होता है, जहां पे सिंचाई या वर्षा के कारण आने वाला तनाव। सिंचाई या वर्षा से पहले यूरिया के साथ में प्लानोफिक्स का छिड़काव करें। यदि आपको बारिश ही नहीं है और आपको सिंचाई करनी है तो उसके पहले, भाई कल सिंचाई चालू करनी है ना, उसके पहले आप यूरिया और प्लानोफिक्स का छिड़काव करें ताकि पुड़ियों का झड़ना आपको कम दिखेगा। यदि मालूम पड़ रहा है कि भाई वर्षा जैसा बता जा रहा है कि 6-7 तारीख को वर्षा आने वाली है, तो उसके पहले आपको इसका यदि आप छिड़काव करते हैं तो पुड़ियों का झड़ना आपको कम मालूम पड़ेगा। प्राकृतिक तनाव बोले तो ये पूरा वर्तमान स्थिति में जो परिस्थिति चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा आ रहा है, कई जगह ठंडक भी आ रही है। ऐसे तनाव के अंदर कपास जो कुछ भी फसल है अपनी, ये उसको सह नहीं सकती। ये जैसा अभी अपने इसमें भी हो रहा है, बहुत सारी जगह पे देखेंगे आप तो कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो गए सर्दी पड़सियों के, जहाँ पे कहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, कहीं पे खांसी आ रही है। तो ऐसे ही कपास के लिए भी वही प्रॉब्लम आते हैं। तो उसके अंदर आपको प्लानोफिक्स का छिड़काव करें। प्लानोफिक्स आपको कितना लेना है? पंप के लिए प्लानोफिक्स का जो आपको हम मात्रा बोल रहे हैं, वो मात्रा को थोड़ा सा कम हुआ तो चलेगा, ज्यादा होना चाहिए नहीं। 4 ml से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4 से 3.5 हुई तो चल जाएगी। पोषक तत्वों की कमी या अनुपलब्धता, यदि ये पोषक तत्व जमीन में नहीं है, उसकी उपलब्धता ही नहीं है और पौधा ले नहीं सकता है, तो भी पुड़िया झड़ सकती है। तो उसके लिए क्या करेंगे? राइजर 2 लीटर, ये 1 एकड़ का प्रमाण है। उसके साथ में NPK बूस्ट DX
आधा किलो, और परिस 19 5 किलो का आपको ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग करना बोले तो क्या है, ये 200 से 300 लीटर पानी लगेगा। ये आपको एक एक करके मिलाना है, और सबसे आखिरी में आपको परिस 90 5 किलो डालना है। पंप में भर दीजिए, पंप का नोजल निकाल लीजिए, और पंप वाले को बोलना ट्रिगर दबा के चले जाइए। उसको अपन आयोन या ड्रेंचिंग बोल सकते हैं। वो ड्रेंचिंग है। यदि किसी के पास में ठिबक लगाई होगी या ड्रिप लगा होगा, तो आप ये ड्रिप से भी छोड़ सकते हैं। तो ये इसी के कारण ये जो पानी का तनाव, सिंचाई या वर्षा का कारण आने वाला तनाव, प्राकृतिक तनाव, पोषक तत्वों का, ये आप काइफर से ये मालूम नहीं पड़ेगा। इसी के लिए सीधा है, प्लानोफिक्स का छिड़काव करो। यदि फसल ज्यादा ऊंचाई नहीं होगी तो 19 रिफ्रेश करो, और यदि अनुपलब्धता होगी तो राइजर एनपीके बूस्ट डीएक्स या तो परिस 19 5 किलो का आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण भी आपको पुड़िया झड़ सकती है। उसके लिए क्या करना है, परिस्पर्श का स्प्रे करना है। कपास की पुड़ियों में अमेरिकी बोरवर्म, जहां पे कपास की जो बैग आती है, पहले उसके साथ में अपन 120 ग्राम कंपनी को नॉन बीटी का सीड देते थे। काश्तकार लोग क्या करते थे, वो नॉन बीटी के सीड को फेंक देते थे, वो लगाने, पर वो लगाना जरूरी था बॉर्डर से, ताकि बोलवर्म उसी पे जाए, अंदर ना आए। पर आज क्या किया, ये ऐसा मालूम पड़ने के बाद में सरकार ने क्या किया है कि भाई आप उसके अंदर 120 सीड मिला दो। अब जहां पे 120 ग्राम उसके अंदर मिलाया गया है, वहां पे आपको अमेरिकन बोलवर्म, हरी इल्ली, उसका प्रकोप ज्यादा हो रहा है। और ये जो बीटी जो आने को अभी जो 20 साल हो रहे हैं, तो बीटी के अंदर भी उसका प्रतिकार शक्ति कम हो गई है, और वो वहां पे हरी इल्ली का प्रकोप ज्यादा होने लगा है। तो इसका प्रकोप कैसा होता है, ये जब आती है तो पहले पुड़ियों के पीछे से डंक मारती है, वो पुड़ी गिर जाती है। कई जगह बड़ी हो गई पुड़ी, तो ऊपर से जाके जहां पे फूल बनना चालू होता है वहां पे डंक मारती है, वहां से गल जाती है। कई जगह नाइट्रोजन की कमी है, हरापन नहीं है, नाइट्रोजन कमाई दिख रहा है, सरल से नैनो यूरिया 500 ml प्रति एकड़ का छिड़काव करना चाहिए, या तो यूरिया देना चाहिए। पता कर उचित उपयोग करें। अपने को पता करके उचित उपाय क्या करना है कि भाई नाइट्रोजन की सही में कम है क्या। नाइट्रोजन की कमी बोले तो थोड़ा सा पूरा सा पीलापन आता है, झाड़ पौधा जरा थोड़ा सा ऐसा सूखा मालूम पड़ जाता है। ऐसे टाइम यदि होगा तो आपको समझने के इसको नाइट्रोजन और पानी का काम होना, तो आपको यूरिया दे सकते हैं यदि नमी होगी तो, नहीं तो इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि गलत टॉनिक का छिड़काव किया गया और गलत मात्रा के उपयोग किया गया, अपर्याप्त या अत्याधिक रोशनी, इसी के कारण यदि कई जगह गलत टॉनिक मारे गए हैं, गलत मात्रा में दवाई मारी छिड़काव किया गया है, या तो कई जगह पे डेंस क्रॉप हो गया है, वहां पे पूरी रोशनी नहीं जा रही है, इसी के कारण भी आपको हिलातिस भी दिखेगी, पुड़ियों का झड़ना मालूम पड़ेगा, और पौधे के अंदर थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, अपना उसका कमजोरी मालूम पड़ेगी। तो अब कपास के अंदर क्या चीज है, कपास के अंदर मैंने आपको पुड़िया कैसे गिरेगी इसके बारे में पूरा बताया, सही ढंग से बताया। आपको इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होंगे तो हमारे सहायता क्रमांक जो है इसके ऊपर आप फोन कर सकते हैं। कपास के अंदर सबसे रस चूसने वाली कीट जो है, सबसे पहले जो आता है वो महुआ आता है, दूसरा हरा फुदका आता है, फूल कीट आती है, और सफेद मक्खी आती है। ये 4 कीट जो है ये सबसे ज्यादा आती है। बहुत कम पानी में आपको मकड़ियां आती है कई जगह। अब सफेद महुआ जब आता है, तो महुआ आने के बाद में क्या करता है, सिर्फ ऊपर जो उसका जो पौधे का जो सकुलन भाग जो होगा, जो नरमास होगी पौधे के अंदर, वहां पे पकड़ लेता है। और महुए का एक ही खासियत है, ये उसके जो पीला बोलेंगे या बच्चे बोलेंगे, कि उसको ही अपना बढ़ोतरी देता है, और उसकी बढ़ोतरी चालू रहती है, और ये पूरा रस चूसता है। रस चूसने के बाद में
वहां की पत्तियां जो है नीचे बाजू झुके जाती है और कपास की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। उसके बाद में हरा फुदका ये तो उड़ जाता है इधर उधर, पर यदि इसकी निम्फल स्टेज बोलेंगे अपन, बाल्य अवस्था बोलेंगे, ये पूरा अपनी जो उसकी आगे की जो उसकी जो सोंग होती है वो पत्ते के अंदर डालता है और वहां से रस चूसता है। और रस चूसने के बाद में क्या होता है, साइड से पत्ती पीली पड़ना चालू होती है। पीली पड़ने के बाद में वो लाल होती है और नीचे के बाजू से झूठ जाती है। फुल किट थ्रिप्स बोलते हैं, ये सबसे खतरनाक। इसका ये जो उसका प्रौढ़ है, इससे ये दोनों चीजें खत्म है। पहले एकदम छोटी अवस्था और दूसरी अवस्था। ये क्या करता है, इसको जो है इसका जो रस पीने का जो काम है, इसको जो कटिंग जो करता है, इसका जो जबड़ा होता है, ये अपनी जो अपना जो करवत होती है उस टाइप से इसका जबड़ा होता है। ये ऊपर के इससे पत्ती को छीलता है और वहां से रस चूसना चालू करता है। और वहां से रस चूसना चालू करने के बाद में कुछ जालियां भी बनाता है और उसके अंदर ये चुभ जाता है। और ये होने के कारण मालूम ही पड़ जाता है कि भाई इसमें अंदर फुल कीट का प्रकोप हुआ है। तो पहचान, ये जो रस चूसने वाली कीड़ है या कीड़ का कोई भी एक अपने को पहचानना है तो इमीडिएट पहचान सकते हैं कि भाई ये फुल कीट का है, ये महुआ का है, ये हरा फुदका का है, या सफेद मक्खी का है। तो इस टाइप से सफेद मक्खी। अब सफेद मक्खी में देखिए आप, पहले ये अंडी बताई गई है, उसके बाद में ये यहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद में ये प्रौढ़ है, ये उड़ जाती है, ये ऐसी दिख जाती है। यदि सफेद मक्खी ज्यादा आ जाती है तो पौधे के अंदर आपको पत्तियां जो है एक जगह से ऐसी सूखी हुई मालूम पड़ती है। और कई जगह यदि ये ज्यादा रहा तो उसकी जो रस चूसने के बाद में उसकी जो विष्ठा जो बोलेंगे अपन, वो गिरने के बाद में वहां पे थोड़ा सा कालापन आ जाता है। तो इसके लिए आपको छिड़काव बहुत जरूरी है। और आप खेतों में जाइए, खेतों में चक्कर लगाइए, मालूमात कीजिए कि कौन सा कीड़ा है और कौन सी दवाई वापरना है। यदि आपने आज छिड़काव किया होगा, आप दूसरे दिन जाइए, ये छिड़काव का परिणाम क्या मिला, कैसा मिला। यदि अच्छा मिला है तो रुक जाइए। यदि आपको चौथे पांचवें दिन गए, चलो अभी अच्छा है, तो बाद में करिए। यदि आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं भाई तो छिड़काव का परिणाम बराबर नहीं आया है और तो अपनी कीट तो बढ़ गई है, तो आपको इमरजेंसी में स्प्रे लेना या छिड़काव करना जरूरी होता है। ये जो मकड़ी बताया मैंने, मकड़ी में क्या होता है, ये मकड़ी जो है, इसको एक ही ऐसी कीड़े, इसकी 8 पैर है, अष्टपदी नाशक होती है इसको। और ये जब पत्ती पे आती है तो हरे 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 हरे, जैसे हम हल्दी में भी ऐसी पत्ती के ऊपर छिड़के देते तो पूरा का पूरा पीलापन इसको मालूम पड़ जाता है। और लाल रंग की आती है। यदि सफेद ककड़ या पीछे से पत्ता ऐसा आप घिसटते हैं, यदि वहां पे खून के जैसे दाग आ जाते हैं तो समझ जाने का कि सफेद मकड़ी अपनी मकड़ी का प्रकोप वहां पे है। हेलोथिस मैंने आपको बताया, ये पुड़िया है। पहले पुड़ियों को मारते हैं, पुड़ियों के बाद में फिर जो तोड़े होते हैं, कैरिया बोलते हैं उसके अंदर वो खाती है। और ये हेवी फीडर है, ये खाता है और पीछे से अपना पूरा उसकी जो विष्ठा है वो छोड़ देता है। बोले तो क्या हो गया, इसके अंदर पाचन शक्ति ज्यादा है। इसीलिए अल्ली को आपको दवाई कैसी चाहिए, एक तो उसके ऊपर गिरने के बाद मरना चाहिए, या तो उसने जबान से उसके अंदर पेट में जाना चाहिए। यदि आप कोई दवाई मारेंगे और पूरा पौधा भी आप पूरा विष नाशक करेंगे तो भी अली मरेंगे नहीं, क्योंकि इसको पीछे से खाना और अपना विष्ठा बाहर फेंकना, ये इसका काम है। ये देखिए मैंने जब बताया आपको ये कैसे होती है। और यदि ज्यादा बढ़ गई तो आखिरी में ये कैसी दिखती है। और ये जो आखिरी वाली अली बताया मैंने, ये हरी इमली का ही आखिरी रूप है। और ये आपको यदि खेत में ज्यादा बढ़ गए होंगे और आप खुले आम से जा रहे होंगे कपड़े, तो ये काटती भी है। और इसको
छिड़काव कितना भी करे तो भी ये तुम्हारी कंट्रोल में आने वाली नहीं है। तो इसके लिए आपको अभी बताया ही जाएगा। बोलवर्म के लिए क्या क्या कपा 100 मैंने बताया 120 ग्राम नॉन बीटी बोलवर्म का फैलाव दिखाई देता है। इस प्रकोप से पहले पुलियों को पिछले हिस्से पर होता है, ये भी आपको मैंने बताया। फूलों को निचले भाग में डंक मारती है, इसकी पकड़ी कहकर पकड़ी करके बोलते हैं इसको कि डंक मारा कि वो क्या होता है, पत्ते की 3 जो पुड़िया ये होती है पाती होती है वो ऐसी खुल जाती है। नॉन बीटी भी बीटी के साथ में मिश्रित आता है। इलियो की बीटी के प्रति प्रतिरोध क्षमता बढ़ गई है, वो भी बताया मैंने आपको। कीटनाशक का प्रयोग पुड़ियों की शुरुआत से ही करना चाहिए। ये सबसे आखिरी वाली बात जो है, जैसी पुड़िया आना चालू हो गई उस टाइम से ही आपको हरी बोलवर्म बोलो या पिंक बोलवर्म बोलो या और कोई तो अली होगा, उसके प्रयोग वहां से ही चालू करना चाहिए। और उसके लिए आपको कपास के अंदर लाइट ट्रैप लगाएंगे तो आपको इसका प्रकोप भी मालूम पड़ेगा, कम है या ज्यादा है। उस टाइप से आपको छिड़काव का मात्रा ठहरानी पड़ेगी कि अपने को आज मारना है। तो इसमें क्या करना चाहिए, देखो अभी मैंने आपको हेलियोटिस के बारे में 2 ही अली बहुत बड़े पैमाने पे है। हेलियोटिस एक हरी बोंडली, दूसरी गुलाबी बोंडली। गुलाबी बोंडली क्यों कहा जाता है कि इसका कलर ही गुलाबी। सबसे पहले ये अल्ली आना चालू हो गई तो क्या करेंगे, फूल को पूरा पहला ऐसा बांध देती है और खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। प्रोटेक्ट करने के बाद में आप इसके ऊपर कितनी भी दवाई छिड़कोगे वो मरने वाली नहीं। फिर क्या करेगी वो, फिर वो अंदर का खाने के बाद में गिरना चालू हो जाती पकड़ी, उसके बाद में बड़ी हो जाती है, उसके बाद में वो तोड़े में चले जाएगी और तोड़े में जाने के बाद में ये पूरा ये हिस्से में गई तो वहां का पूरा कपास खा लेगी। और उस टाइम में कपास क्या होता है, गिल्ला होता है, वो खा सकती है और मोस्टली वो सीड खा देती है। इसके लिए एक ही है, यदि आप खेत में जाते हैं और ऐसा आपको फूल दिख रहे हैं या फूल आपका फूल गए और उसके अंदर एक अल्ली दिखती है तो उसको वहीं मारिए। यदि ऐसे फूल देखते हैं तो उसको निकालिए, तोड़ लीजिए, जमा कर लीजिए और खेत के बाहर जाके गड्ढों में फेंक के उसके ऊपर मट्टी डालिए, जाके उसकी आगे की जनरेशन आना नहीं चाहिए। यदि ये अल्ली को आप हमने जो बताया आपको कि घूमो, यदि आपको ये कमल की जैसी कली दिखती है तो इसको तोड़ो, यदि वो फूल के अंदर अल्ली दिखती है तो उसको मारो, तो आपको आगे का जो प्रॉब्लम आने वाला है, कैरी के अंदर जो इल्ली घुस जाती है, फिर आप बोलते कि साहब अल्ली बहुत आगे अंदर है, उसको आप कोई भी दवाई छिड़की है वो अल्ली आपको कितना भी छिड़काव करेंगे तो उसको आपको अटकाव नहीं मिलने वाला। अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए मैंने आपको बताया। फूल लग रहे कपास के भरे जाके थोड़ा सा गलती हो गई, यदि फूल लग गए और गुलाबी बोंडली आपको दिख रही है तो क्या करना चाहिए, वो आपको देखना है। फूल की शुरुआत होने के बाद 10 दिन के अंदर गुलाबी बोंडली की आपको चेक करना है कि वो फूल के अंदर गई भी है नहीं गई। उसके बाद में जो पहला आपको मैंने बताया, ये इस टाइप का यदि फूल दिखता है तो उसको तोड़ो और फूल में यदि अली होंगे तो उसको आप मार डालो। लाइट ट्रैप लगाना बहुत जरूरी है और फेरोमोन ट्रैप लगाना जरूरी है। फेरोमोन लाइट ट्रैप से पूरे जितने कुछ भी पतंग होंगे, नर हो या मादी के पतंग पूरे मर जाएंगे। फेरोमोन ट्रैप में सिर्फ आपको नर का ही पतंग आएगा, उस पर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका प्रकोप कम है या ज्यादा है। ये सब करने के बाद में आपको नियोजन क्या करना है, ये यदि आ गया ये कर रहे हैं आप और उसके बाद में भी दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। पंप के लिए ईमान 10 ग्राम, अमेट 15 ग्राम और परिस्पर्श 20 ग्राम और या तो प्लानोफिक 4 मिली। ये परिस्पर्श इसलिए दिया गया है कि यदि कुछ झाड़ के अंदर कमतरता होगी सूक्ष्म अन्य द्रव्य की तो उसके लिए परिस्पर्श दिया है। यदि नहीं होगा तो आप प्लानोफिक डालो, पुड़ियों का ढलना कम हो जाएगा, गलना कम हो जाएगा। उसके अंदर 4 मिली ये प्रति पंप का प्रमाण दिया गया है। उचित वृद्धि है कपास में, उचित वृद्धि है, अच्छे से है कपास दिख रहा है
तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको अपने को अच्छे से और अच्छे ढंग से इसको बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ड्रेंचिंग करना चाहिए। ड्रेंचिंग करने का दो कार्य, एक तो पंप से करो या तो ठीक होगा तो नली से दे दो। एनपीके बूस्ट डीएक्स एक जैविक खाद है, ये आधा किलो प्रति एकड़ से आपको डालना है। और दूसरा ड्रेंचिंग करना है, ये डालने के बाद में 20 से 25 दिन या 25 से 30 दिन के बाद में पी बूस्ट डीएक्स आधा किलो और प्लस केलियम डीएक्स आधा किलो और राइजर 2 लीटर। यदि ये आप 2 ड्रेंचिंग कर सकते हैं जैविक के, तो आपको कपास में वृद्धि बहुत अच्छी मिलेगी। और मेरा ऐसा कहना है कि आप लोगों ने इसको कुछ जगह पे इसका प्रयोग किए, 1 एकड़ में 2 एकड़ में कर लीजिए और उसके आप परिणाम देखिए। उसके बाद में आप फिक्स किए कि ये डालना बराबर था या गलत। आप नहीं डालोगे तो आपने यही बोलना था कि नहीं साहब मैंने तो पूरा डालना चाहिए था, फिर भी आप जो बची हुई होगी इसके रिजल्ट देखने के बाद में आप उसके अंदर वो सूखा रख सकते हैं। अभी ये किसान भाइयों के लिए एक संदेश दे रहे हैं, जो किसान हमारे अनुसंधान क्षेत्र में आना चाहते हैं और एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उन किसान भाइयों ने हमको निम्नलिखित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7888 050641 पर भेजनी चाहिए। जो हमें इन पर आपको क्या चाहिए इंफॉर्मेशन, आपका पूरा नाम चाहिए, गांव का नाम चाहिए, कौन से तालुका से आप आते हैं, कौन से जिले से आते हैं, आपका नंबर चाहिए और आप लोग हमारे साथ में कितने साल से जुड़े हुए हैं। कितने साल से बोले तो SMS के थ्रू है, व्हाट्सएप के थ्रू है, बाद में YouTube के थ्रू है, वो उतना पूरा आप उसकी मालूमात दीजिए। और आपके पास में पूरे जमीन का क्षेत्र कितना है, ये क्यों पूछा गया है जमीन का क्षेत्र कि आपको कौन सी फसल ले सकते हैं, कैसे कैसे आपका उसका प्लानिंग करना है, इसी के लिए ये पूरी जानकारी हम आपसे मांगते हैं। यदि ये जानकारी आप अच्छी तरह से देते हैं तो आपको इसकी जो ट्रेनिंग के अंदर हम जो प्रशिक्षण ले रहे हैं इसके अंदर पूरी मालूमात आपको दी जाएगी, कौन सा क्रॉप कैसा लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा। इसी का यदि आप आना चाहते हैं तो ये नोंदनी आप हमारे ये व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा संदेश है हमारा, प्याज किसानों के तरह, प्याज में क्या हो गया, पूरे दाम नीचे आ गए, सब प्याज वाले किसान इकट्ठा हो गए और डिमांड करने लगे कि हमारे प्याज को भाव चाहिए, हमारे प्याज को। उन्होंने एक संघर्ष करना चालू किया। वो संघर्ष करना चालू करने के बाद में उसको कुछ ना कुछ राहत तो मिली। तो इसी ढंग से अपने सोयाबीन और कपास के किसानों को एक साथ आना जरूरी है। यदि प्याज वाले किसान एक साथ आ सकते हैं तो अपन क्यों नहीं आ सकते। ये जो, और इसके अंदर क्या करना चाहिए, भविष्य में आपका संकल्प करना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन करो। गठन की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संकल्पना, ये बहुत जरूरी है। अनुशासित उत्पादों का स्थानापन्न न करें, किसानों को कृषि साक्षर बनाना और सस्ती कीमतों पर कृषि उत्पाद का उपलब्ध कराना, ये भी आपको ख्याल में रखना चाहिए। इसी ढंग से आप पूरा काम करेंगे और अपने सब किसान भाई आप एक आ सकते हैं और एक गठबंधन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से अपने फसल को उचित दाम मिल सकते हैं। इसी के लिए आपको ये जरूरी है। इसी के लिए मैंने जो आपको तीनों फसल के अंदर जो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, सोयाबीन है, अरहर है और कपास है, इसके अंदर जो ये आप पूरे अच्छे ढंग से इसको देखिए, सुनिए। और इसमें यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं तो हमारा 8888 ये हेल्पलाइन का नंबर है, इसके ऊपर आप फोन करिए, आपको पूरी सहायता मिल जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।